नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 22 दिसंबर को होना है, तय है पहले से, आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग लगातार तैयारी में लगे हुए भी हैं। अभी से ठीक 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको डिटेल में स्ट्रेटजी बताई थी। लगभग 2.5 घंटे का वो वीडियो था कि किस तरह से आप जो आपके पास उस समय 6 से 7 महीने थे, उसमें कैसे आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए इस परीक्षा को अच्छे से आप टैकल कर पाएंगे। यानी सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कम समय में भी आप प्रीलिम्स परीक्षा स्पेशली कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, हालांकि उसको लगभग सभी ने देखा है जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा है अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत बात नहीं होगी। आज हम कुछ टू द पॉइंट और बिल्कुल तैयारी पर फोकस्ड बात होगी। आज हम ना बुक्स की बात करेंगे, ना हम आपको लक्ष्य दिखाएंगे या पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही, इस तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। आज हम बस 5 ऐसी बड़ी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, 5 ऐसी बड़ी बातों पे बात करेंगे जो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से अपनी दूरी बना रहे हैं और आप जो सामान्य रूप से गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि आज का वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो इतना है कि हमारे संस्थान से जुड़े विद्यार्थी, साथ में जो हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हैं, चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन लोगों के बहुत दिन से कई सारे कमेंट्स यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हमें प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सोचने में लगा कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को लेके कन्फ्यूजन की स्थिति में, या तो उन्होंने लेट शुरुआत की है, ये वजह हो सकती है, या उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं है कि किस तरह से हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्टडी की मदद से अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 5 मेजर पॉइंट्स हैं, इन 5 पर ही हम फोकस करेंगे। हम आज बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हट के बात करेंगे, क्योंकि आपका समय भी सीमित है और मैं चाहता हूं कि आप वो चीज़ें जानिए जो आपको प्रीलिम्स निकालने में वास्तव में मदद करने वाला है। और अगर आप अभी तक ये सब चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे थे, तो अगर आप आज से भी फॉलो करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप अभी भी आपकी जद में है परीक्षा, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 4 महीने से कुछ दिन ज़्यादा का समय बचा हुआ है और अगर सारे त्योहारों को निकाल दें, क्योंकि अभी कुछ मेजर त्यौहार आ रहे हैं हिंदू धर्म के भी, बाकी धर्मों के भी, और उसमें दीपावली है, दशहरा है, नवरात्र है, इस तरह के बड़े त्यौहार आ रहे हैं। तो अगर हम सबको निकाल दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल त्यौहार को भी सेक्रीफाइस कर देंगे। जो लोग बाहर के रहने वाले हैं उनको अपने घर भी जाना होता है त्योहारों में, तो 10-5 दिन निश्चित रूप से आपके बिजी होने वाले हैं, जिनमें आप अपने शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 120 दिन बचे हुए हैं। और दोस्तों, ये 120 दिन ये निर्णायक 120 दिन हैं, क्योंकि इसी 120 दिन में आप अपनी सफलता या असफलता की पटकथा लिखने जा रहे हैं। अब तक आपने जो किया है वो ठीक है, अगर नहीं भी ठीक है तो आप यहाँ से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी मेथोडोलॉजी में। एक चीज़ तो तय है कि 11 फरवरी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं भी दिया था, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको एग्ज़ाम देने को तो मिलेगा ही। अगर 11 फरवरी को आपने एग्ज़ाम दिया था और आप सीरियस थे तो आपने उस समय अपनी पूरी क्षमता के अनुसार पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अगर आपने पूरी क्षमता से नहीं पढ़ा था तो आपको बहुत समय मिला। 11 फरवरी और 22 दिसंबर, समझ लीजिए आपके पास 10 महीने का समय था इस पूरी तैयारी की जर्नी में। अब आपने कितना सदुपयोग किया है उसका, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर शुरुआत करने से पहले, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा टलने से कंपटीशन कम हो गया है, वो निश्चित रूप से गलत सोच रहे हैं। परीक्षा टलने की वजह से क्या हुआ है कि जिन लोगों ने अन्य पेपर्स की वजह से, चाहे पीसीएस का मेंस रहा हो, चाहे आईएएस परीक्षा रही हो या और कोई परीक्षा रही हो, उसकी वजह से 11 फरवरी को परीक्षा छोड़ी थी,
उनको भी दोबारा सोचने का मौका मिला और एक लंबा अंतराल मिला कि हम आरओ की तैयारी विधिवत कर पाए। वहीं पर जो है अब आपके सामने पीसीएस जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, 27 अक्टूबर को पीसीएस का प्रीलिम्स है और आरओ का फॉर्म 11.25 लाख लोगों ने लगभग भरा था। अब आपके सामने पीसीएस में जो लोग अपीयर होने जा रहे हैं, क्या उनकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है अगर वो सीरियस है। क्यों? क्योंकि उनका 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो वो युद्ध स्तर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने के बाद उनके पास नवंबर और दिसंबर लगभग 45-50 दिन का समय मिलेगा, जिसमें वो स्पेशली हिंदी और आरओ के जो स्पेशल सेगमेंट्स हैं उस पर वो फोकस कर पाएंगे। तो अब कंपटीशन पहले से ज़्यादा है। अगर पहले 11 फरवरी वाले एग्ज़ाम पर ही जो है रिजल्ट आता या वहाँ पर परीक्षा गड़बड़ नहीं होती, तो उस समय की अपेक्षा आज कंपटीशन ज़्यादा है। ऐसा मेरा कुछ आपका मनोबल दिगाने या आपको डराने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है ज़मीनी हकीकत को समझ के रखिए कि ये परीक्षा इतनी भी आसान नहीं है जितना कोई सोचता होगा। ये परीक्षा भी अन्य परीक्षाओं की तरह एक तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होने की वजह से, प्लेन ग्रेजुएशन इसकी योग्यता होने की वजह से समीक्षा अधिकारी में इसमें लाखों फॉर्म पड़े हुए हैं और लाखों लोग इसकी विधिवत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 से 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा डेली इसी परीक्षा के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनके बराबर से, उनके साथ आपको जो है दौड़ना है और उस रेस में जीतना है, उनसे आगे निकलना है एक कंपटीशन के माध्यम से, तो आपको भी स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। और आज का जो ये पूरा डिस्कशन है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी पर ही है कि अब तक जो गलतियां हुई हैं उनको छोड़ते हैं। अब से अगर हमको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत शुरुआत करनी है तो हमको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा अनाउंसमेंट है। हालांकि कोर्स में हम लोग एडमिशन 1 महीने पहले ही लगभग बंद कर चुके थे और अब आप लोग का अभी जो है पिछले 15 दिन से पता नहीं क्या वजह है, जो भी वजह होगी, अचानक बहुत ज़्यादा जो है मैसेज आ रहे हैं एडमिशन के लिए और सभी लोग जो है डिस्काउंट की डिमांड कर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो हमारी जो टीम है उसने एक अंतिम निर्णय लिया है। अंतिम निर्णय ये है कि अब हम अंतिम बार अपने फाउंडेशन बैच में एडमिशन ओपन करने जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच में ये जो आपको एडमिशन ओपन हो रहा है आज से लेके और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक ये एडमिशन रहेंगे। 15 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद पूरी तरह से एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। ऐप पर आप प्रयास भी करेंगे तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ऐसी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप कोर्स लें तो उसको विधिवत पढ़ सकें। अभी भी आपके पास जितना समय है और आपने अगर पहले तैयारी थोड़ी भी कर रखी है तो आप अभी भी हमारे कोर्स के माध्यम से पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और उसमें जो आपको टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं सारे सेगमेंट्स के। हम अपने कोर्स में पीडीएफ्स तो प्रोवाइड करते ही हैं, जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलता है उसका नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में देते हैं। साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जब वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और 1 से 2 बार उसको रिपीट करके देख लेते हैं तो आपकी जो नोट्स पे डिपेंडेंसी है और बुक्स पे जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और निश्चित रूप से जो है हमारा जो नोट्स है, जो मटेरियल है, वो इस तरह से बनाया गया है कि आपको कोई भी बुक्स नहीं लेनी है। जैसे हम अपनी वीडियोस में या कोई भी जो है आपको स्ट्रेटजी बताता है तो आपको बहुत सारी बुक्स उसमें बताई जाती हैं कि आप हिस्ट्री की ये बुक ले लीजिए, ज्योग्राफी की ले लीजिए। लेकिन हमारा कोर्स अगर आपके पास है तो आपको मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर किसी का कोर्स लेने के बाद, वो भी इतना डिटेल्ड कोर्स लेने के बाद भी आपको बुक्स पढ़नी पड़े तो उस कोर्स का जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि जो बुक्स हम रिकमेंड करते हैं वो सारा नोट्स और वो सारा जो है कंटेंट उन्हीं जो है मानक पुस्तकों पर एनसीईआरटी वगैरह से बनाया गया है। इसलिए आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसमें प्री प्लस मेंस और केवल प्री और केवल मेंस, इस तरह से 3-4 कोर्स हैं, आप उनमें से जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रही कोर्स की डिटेल। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो
अंतिम अवसर के तौर पर जो है आपको 15 अगस्त तक का हम समय दे रहे हैं। आप जो है हमारे इस नंबर पर यानी 9506742546 इस पे RO फाउंडेशन कोर्स या RO ARO जो भी आप लिख के ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज दीजिए और व्हाट्सएप से ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। बाकी 10 से 5 कभी भी इस नंबर पर आप कॉल करके जो है बात कर सकते हैं, जो भी आपकी जो है आप डिटेल चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, स्ट्रेटजिक डिस्कशन, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्या आप परीक्षा की आवश्यकता अनुसार पढ़ रहे हैं। देखिए, हर परीक्षा का एक जो है एक विशेष प्रकृति होती है, एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर किए हों। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इसीलिए जोर दिया जाता है, चाहे आप घटना चक्र से पढ़िए, चाहे यूथ पब्लिकेशन से पढ़िए, या कोई भी जो है मार्केट में बुक है जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हों, किसी से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर परीक्षा की, जिस परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है कि इस परीक्षा में पिछले 5 साल 10 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है वो ट्रेंड किधर है, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है यानी पिछले 2-3 साल में जो ट्रेंड है उसको आप जो है फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर उदाहरण लें कि मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आपने देखा मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, किस तरफ जो है आयोग का या परीक्षक का जो परीक्षा के पेपर हैं उनका जो है क्या जो है फोकस बिंदु है। जैसे कि जनजाति विद्रोह हुआ, कालक्रम हुआ, बाकी किसान विद्रोह हुआ, फिर सुमेलन वाले क्वेश्चन विभिन्न जो है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं और उनके वर्ष दे दिए जाते हैं, या तो उनका सुमेलन आ जाता है या उनका कालक्रम आ जाता है। आधुनिक भारत की बहुत सारी पुस्तकें चार दे दी जाएंगी, उनके लेखक दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज कर पाएंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करें। तो पहली चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। मिनिमम 2 बार तो आपको पहली बार एक बार पढ़ना है, उसके बाद 2 बार उसको रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस, उससे निकले हुए क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको जो है आसानी से हल कर लेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग विधिवत तैयारी करते हैं, मतलब आज 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो अब तक सफल नहीं हो पाए हों, और उनका क्या है, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप उनसे कंपटीशन करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं तैयार है तो अभी भी समय है, 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है। लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या मैं सर केवल घटना चक्र पूर्वालोकन की 8 बुक्स पढ़ लूँ तो मैं जो है प्री निकाल लूँगा, तो मेरा जवाब यहाँ पर है कि ऐसा होना निश्चित नहीं है। हो सकता है लेकिन इसमें अनिश्चितताएं ज़्यादा हैं, इसलिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए उसकी व्याख्या को अच्छे से समुचित तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न तो जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पे आपसे डायरेक्टली वही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन उसकी व्याख्या से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये जो है जरूर है, और यही ट्रेंड देखने में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये है कि हमको PYQ पढ़ना है। दूसरी चीज़ हमको एनालाइज करना है, और एनालाइज किया हुआ मैंने आपको पिछले 3-4 जो स्ट्रेटजी के वीडियो है चैनल पे पड़े हुए हैं। आप डिकोड एग्ज़ाम RO स्ट्रेटजी केवल इतना लिख के यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डाल दीजिए, आपको जो है रिजल्ट में लेटेस्ट जितनी भी स्ट्रेटजी के वीडियो मेरे हैं वो मिल जाएंगे, उस पर आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है ट्रेंड का एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। जैसे कि मैंने जो अपने वीडियोस में आपको बताया है, मैंने आपको 4-5 सब्जेक्ट हमेशा रिकमेंड किए हैं। एक तो जो है जियोग्राफी हो गया, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तीसरा साइंस हो गया, उसके बाद यूपी स्पेशल GK हो गया,
ये 4 तो ऐसे हैं कि इनसे जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स है। तो अगर जीएस में देखेंगे तो इनका जो है वेटेज क्या है, सर्वाधिक है। अगर आप जो है आपको ये लगता है कि आपने अभी से शुरुआत करनी है और आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएँ, हालांकि आपने पढ़ा है पहले, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से पूरे को रिकॉल कर पाएँ या पूरे को रिवीजन कर पाएँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये 5 पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस करिए। शुरुआत में कोशिश करिए कि इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनसे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक्स भी पता चलेंगे। हालांकि मेरा 100 टॉपिक वाला जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए। और उन्हीं 100 टॉपिक्स की जो है पे आजकल हम लोग जो है पीसीएस का एक क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कास्ट चला रहे हैं यूट्यूब पे। आप उसको भी रिकमेंड जो है मैं करता हूं कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे आपके जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये जितने भी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर्स हैं जीएस के, वो सब जो है उसमें कवर हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो हो गई ट्रेंड की एनालिसिस है, क्योंकि मैं हर बार एक ही बात को कहता हूँ कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, जो ये पढ़ाई है वो क्या है, एक बिजनेस की तरह है। तो अगर हम मिनिमम इनपुट करते हैं और हम उससे मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप जीएस जैसे विशाल अथाह और विस्तृत सब्जेक्ट को 5-6 महीने में कभी कवर नहीं कर सकते। 5-6 महीने में तो आप केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, अगर पूरी ढंग से देखी जाए, पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरी 2-3 मानक पुस्तकें दे दी जाएं कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ऐसे में क्या है, हमको पहली चीज़ पूरी बुक पढ़नी ही नहीं है। क्योंकि आपको 200 में कितने नंबर लाने हैं, 200 में आपको 135 या 140 प्लस रहना है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो जब आपको 100% नंबर नहीं लाने हैं, और जो आप ला भी नहीं सकते हैं, लगभग असंभव है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में हमको इतना ज़रूर पढ़ना है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, यानी हम अपने लक्ष्य को पार कर जाएं। इतनी कम से कम हमको पढ़ाई करनी है। बाकी आपकी क्षमता और आपके पास जैसा समय है और आपका जैसा जो है पास्ट जो है बैकग्राउंड रहा है, जैसा आपने पढ़ाई पहले की है, मान लीजिए आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपकी तैयारी और लोगों से बेहतर मानी जाएगी। तो हमको जो है जो कट ऑफ पार करने के लिए, जो टारगेट अचीव करने के लिए हमको जितना पढ़ना है मिनिमम उतना ही पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जितना हमको एडिशनल समय मिले हम और चीज़ों को भी, हम ये नहीं कहते कि आप इतना ही पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं, इतना पढ़ के जाएंगे वो भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। लेकिन आप पहले जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जीएस का जो है 60 से 65% जो है सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद बचा छोटे छोटे टॉपिक, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, और बाकी जो है मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो इन सबको भी आप पढ़ लेंगे, वो आपके लिए प्लस होगा। और उससे जो है जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका ऐड ऑन ही करेंगे। तो मतलब आप भी समझ रहे हैं कि जीएस में अगर 140 क्वेश्चंस आते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमको 85 प्लस तक जो है इसमें जाना है। और 85 प्लस में जो है जो 60 नंबर हैं वो यहीं से आ जाते हैं, इतने से। अब इसमें एक ऐड ऑन जो है आपका क्या हो जाता है, आपका जो लगभग 12 से 15 नंबर का क्या आता है, रीजनिंग आती है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सी साइड से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लगा लीजिए। और जो लोग की रीजनिंग अच्छी है उनके लिए तो बढ़िया ही है। और रीजनिंग का लेवल दोस्तों ऐसा होता है कि चाहे वो आर्ट साइड वाला हो चाहे साइंस साइड वाला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी भी लॉजिकल सोचने की क्षमता है तो इतने आसान स्तर के प्रश्न होते हैं कि आप 15 में से 12 क्वेश्चन निश्चित रूप से 11-12 क्वेश्चन तो हल कर ही लेंगे। और आपकी रीजनिंग अच्छी हुई तो आपके 15 में 15 क्वेश्चन हल हो जाएंगे और वो जो है जाके यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से
आप जो है अपना जो लक्ष्य है आपका जीएस का, उसके जो है काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे और पार भी कर जाएंगे। तो जब भी आप अब से नया रिवीजन अपना प्लान कर रहे हो, सबसे पहले इनको टारगेट करिए, मतलब जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। PYQ कंप्लीट करिए, ट्रेंड के एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बताया उसको करिए। उसके बाद आप जो है 4-5 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनका भारांक ज़्यादा है, आप उनको पहले राउंड में टारगेट करिए और अपनी पढ़ाई का जो है जो 60 से 70% टाइम है वो इस पे फोकस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आउटपुट निकलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, मतलब कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से लिया जा सकता है। और जो 140 में 85 प्लस का हमारा जीएस का टारगेट है, इसको अच्छे से यहाँ से टैकल किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है ही हैं, उनको आप लगातार रिवीजन में रखे रहिए और बढ़ते रहिए। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय आपको जहाँ से ज़्यादा आता है उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस पर अपना समय ज़्यादा लगा देंगे तो वो आपके लिए बेहतर परिणाम देना वाला होगा, ना कि आप जो है ये कोशिश करें कि मैं 100% जो है जितना भी सिलेबस है उसको जो है अच्छे से कवर कर लूँगा। अगर समय है तो करिए, नहीं समय है, कम पढ़ा है, कॉन्फिडेंस कम है, तो पहले वो करिए जिससे आपका ये सुनिश्चित हो जाए कि आपका प्रीलिम्स निकल जाना है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। बचे हुए समय में जो भी अतिरिक्त आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, क्योंकि सच्चाई यही है कि 100% सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर पाएगा। 100% सिलेबस कवर करने के लिए आपको विधिवत 1-1.5 साल का प्लान लेके बढ़ना होगा और बिल्कुल बेस से लेके लास्ट तक पढ़ना होगा। तो उसके लिए जो है अब फ़िलहाल तो समय नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी आपकी बैकग्राउंड तैयारी है, आपने पहले कभी तैयारी की थी, तो आप अभी भी जो है इसको कवर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी का जो कुल मतलब यही है, वो यही है कि हम उन एरियाज़ पे अपना ज़्यादा फोकस दें, अपना ज़्यादा समय दें, अपनी ज़्यादा मेहनत लगाएं, जहाँ से हमको ज़्यादा अच्छे परिणाम, जहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने की संभावनाएं हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करिए। उसके अलावा जो मेजर जो है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब्जेक्ट्स को पहले लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी सिंगल सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िएगा। जैसे कुछ लोग की जो स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अगस्त भर जो है ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर मैं सितंबर में हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर अक्टूबर में मैं जो है पॉलिटी पढ़ूंगा। अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में ऐसी स्ट्रेटजी जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जीएस के कम से कम 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए, और इसमें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, यानी जिससे आप पढ़ने से जी चुराते हैं। इससे क्या होगा, एक आसान सब्जेक्ट या जो है आपकी रुचि का सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बना होता है कि आसान वाला जो आप पढ़ेंगे उससे कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस कॉन्फिडेंस के दम पे आप जो है कठिन वाला भी पढ़ लेंगे। दोनों हार्ड ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि कहीं पर ऐसा लगने लगे कि आपका मनोबल जो है छीड़ हो रहा है और आपको अंदर से जो है फ्रस्ट्रेशन होने लगे कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आसान और इसका कॉम्बिनेशन बना के चलिए। जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट कम से कम जीएस के पढ़ने हैं और लगातार अपना जो है रिवीजन उसका करते रहना है। तो उसके अलावा करंट अफेयर्स और हिंदी ये आपका जो है डेली ये इतना आपको करते ही रहना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत कम पढ़ रहे हैं तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत ही घातक हैं। हमेशा जो मध्यम मार्ग होता है, जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ मार्ग है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, वो आपको जो है परिणाम अच्छे नहीं देती है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत कम पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि बीच में एक संतुलन में आ जाइए और उस संतुलन में अपने आप को जो है अपना एक अच्छा सा प्लान बनाकर ये है अभी भी आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो और उसके अलावा
मार्केट में जब आप बुक स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी किताबें होती हैं, क्योंकि पब्लिशर्स का काम क्या है, वो आप तक जो है अच्छी अच्छी बुक्स पहुँचाना। लेकिन हर बुक आपके लिए नहीं है, ये आपको विश्वास माननी होगा। आप जिस सोर्स से पढ़ रहे थे आपको उसी सोर्स पे रिलाई करते हुए लगातार उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप मार्केट गए, आपको कोई नई मैगजीन या कोई नई बुक जो है दिखी और आप उठा लाए, फिर आप जो है 15 दिन बाद गए फिर उठा लाए, फिर आपने यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कोई PDF देख ली और आप उधर आकर्षित हो गए, फिर आप गए, फिर आप जो है एक नई बुक उठा लाए। होता क्या है, आप 10 पन्ने इसके पढ़ेंगे, 10 उसके पढ़ेंगे, 10 उसके पढ़ेंगे, रिवीजन किसी का भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अच्छी किताबें भी आपके पास रह के क्या करेंगी, जो आपको आपके लक्ष्य में हेल्प ना कर पाएँ। तो इसलिए चकाचौंध से बचिए। अपने संसाधनों का मतलब यहाँ पर अध्ययन सामग्री की बात है, मतलब अपने अध्ययन सामग्री को सीमित करिए और टू द पॉइंट स्ट्रेट स्ट्रेटजी के साथ जो है बढ़िए। आपको जो है सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। यही स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा भाव है उसको समझने का प्रयास करिए कि बहुत ज़्यादा विचलित होकर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फेसबुक की पोस्ट देखते हैं, बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं। आप जिस भी स्रोत को चुनिए उस स्रोत पर 100% भरोसा करके और उस पर जो है जितना ज़्यादा जो है आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकें उसको पढ़िए। फिर आप दुनिया भर के जो है बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपने जो स्रोत चुना है वो बेस्ट है और अब हमको जो है इधर उधर की चीज़ों में नहीं उलझना है। इसलिए अपने अध्ययन सामग्री को सीमित करिए और बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में भी मत पड़िए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जैसे हमारे ही कोर्स के बच्चे हैं, हमसे बार बार पूछते हैं कि सर क्या हम नोट्स बनाएं। मेरा एक ही जवाब होता है, नोट्स तो आपको मैंने दिया ही है PDF में, या आप कोई भी चीज़ लाते हैं वो एक तरह का नोट्स ही है। उसको आप जो है उसका संक्षेपण करके और आप जो है अपने रजिस्टर को भर देंगे तो वो नोट्स नहीं होता। नोट्स का ये मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप भूल सकते हैं या वो इतनी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लग रही कि अगर आपने आखिरी में एक बार उसको रिवीजन के समय नहीं देखा, क्योंकि उस समय सारी किताबें पलटने का समय नहीं होता या सारे वीडियोज़ या सारी PDF पलटने का समय नहीं होता है। तो नोट्स का मतलब बस इतना ही है कि आप उसको पॉइंटेड फॉर्म में, जैसे बंगाल विभाजन 1905, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप उसके आगे लिख लीजिए। असहयोग आंदोलन उसके आगे लिख लीजिए, उसके आगे महात्मा गांधी भी लिख लीजिए, ठीक है। किस स्थान पे घोषणा हुई थी ये भी, बस आपको सेंटेंस नहीं पूरा करना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस सन में इस स्थान पर की, इस तरह से नहीं लिखना है। आप जो है केवल वर्ड लिखिए। नोट्स खुद के लिए होते हैं, खुद लिखो खुद पढ़ो। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। अगर आप इस अप्रोच से जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अपना जो है जो कीमती समय है उसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा, करंट अफेयर्स और हिंदी क्या है, ट्रम्प कार्ड हैं। क्यों ट्रम्प कार्ड हैं? सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स में औसतन 20 से लेके 23-24 क्वेश्चंस तक जो है RO में पूछे जाते हैं। पिछले अगर 3-4 साल का हम ट्रेंड देख लें, बहुत पीछे से ना फॉलो करें, क्योंकि करंट अफेयर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें खासकर जो है जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है वो विशेष रूप से 3-4 जो है क्वेश्चंस इस पे भी बन रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स का जो है जो 20 से 24 क्वेश्चन है, इसमें आपको हर हालत में 17-18 क्वेश्चन सही करने हैं। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा जो मैंने आपको वेटेज वाली बात बताई कि करंट अफेयर्स नंबर 1 पे है अगर वेटेज की बात करें GS के टॉपिक्स में या जो है GS के सब्जेक्ट्स में। तो 20 से 24 क्वेश्चंस में आपको 17 से 18 जो है क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने हैं। करंट अफेयर्स को आपको रोज़ कम से कम, अगर आप नौकरी वाले भी हैं और केवल 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ते हैं तब भी मिनिमम आपको 45 मिनट रोज़ पढ़ना है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और वैसे आप जो है अगर आपके पास समय है, आप फुल टाइमर हैं,
तो अब अपना करंट अफेयर्स पे फोकस बढ़ा दीजिए। कम से कम 1 घंटा 15 मिनट ये आपको जो है करंट अफेयर्स को देना ही देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन डेप्थ में आ रहे हैं, इसलिए जो भी पढ़िए उसको डेप्थ में पढ़िए। यानी कि ये नहीं है कि अब इस इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक ये है और पिछले साल ये थी, दो चीज़ें याद करके अब काम नहीं चलेगा। अगर आपने 11 फरवरी के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से दोबारा जो है एनालाइज किया है, नहीं किया है तो एक बार फिर से खोल के देख लीजिए। अब अगर पासपोर्ट इंडेक्स पूछा गया है तो भारत की रैंक पहले रैंक पे कौन सा है, अंतिम रैंक पे कौन सा है, पिछली रैंक से भारत की रैंक में क्या परिवर्तन आया है, पासपोर्ट इंडेक्स में अगर कुछ जो है पैरामीटर्स होते हैं तो वो कितने होते हैं, 4 से 5 पैरामीटर्स अगर होते हैं तो कितने होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी संस्था जारी करती है, ये वार्षिक जारी होती है कि द्विवार्षिक होती है कि अर्धवार्षिक होती है, और इससे अगर कोई जुड़ी और जानकारी जो है तो वो भी आपको पढ़नी होगी। यानी करंट अफेयर्स को आपको एज ए होल पढ़ना है, ना कि वन लाइनर फॉर्म में। नहीं तो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप फिल्म फेस्टिवल वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा 11 फरवरी वाला, उसमें बिल्कुल डेप्थ में पूछ लिया गया था, जो बहुत से लोगों ने गलत कर दिया। क्योंकि होता क्या है, फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, कितने प्राइज़ मिले या किसको जो है बेस्ट प्राइज़ मिला, ये हम इतना याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है क्वेश्चन का स्वरूप ही बिल्कुल बदला हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स को किसी भी सोर्स से पढ़िए। जैसे हम क्या कहते हैं, क्रॉनिकल आप ले लीजिए 30 रुपये वाली जो पतली वाली आती है, आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, आप घटना चक्र पढ़ते हैं, आप घटना सार पढ़ते हैं, और बहुत सारी और भी मैगज़ीन है, दृष्टि की मैगज़ीन है, यूथ की भी मैगज़ीन आती है, मतलब बहुत सारी मैगज़ीन आती है। आप कोई भी मैगज़ीन पढ़िए, लेकिन आपको उसी मैगज़ीन को पढ़ना है लगातार। ऐसा ना हो कि आपने क्रॉनिकल खरीद ली और 2-4 पन्ना पलटे, फिर गए टहलते हुए मित्रों के साथ जो है बुक स्टॉल पे, वहाँ आपने देखी कि घटना सार चमचमाती हुई लटक रही है, तो आप जो है कहा चलो 50 रुपए की है ले आते हैं, वो भी ले आए आप जो है। फिर आप 10 दिन बाद गए, एक और बेहतरीन मैगज़ीन आपको दिख गई। तो ये अगर आपकी टेंडेंसी है तो आप जो है करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स का सीधा सा फंडा ये है कि एक सोर्स, अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो करते हैं तो डेडिकेटेड होकर उस चैनल को फॉलो करिए, और ऑनलाइन देखते हैं तो आप ऑनलाइन देख के उससे अपना शॉर्ट नोट बनाते रहिए। अगर आप अखबार को फॉलो करते हैं तो फिर अखबार को लगातार फॉलो करिए, और जब 6 महीने पर वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक आते हैं, अभी आरओ जैसे ही आने वाला होगा, उस समय तो मार्केट में इतने सारे अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक आ जाएंगे स्पेशली आरओ के लिए, तो आप उससे जो है एक कोई जो है जो आपको ट्रस्टेड मैगजीन आपकी नज़र में उसको लेके आप जो है उस पर आप जो है बना लीजिए, उससे आप जो है पूरा अपना रिवीजन कर लीजिए। अगर आप अखबार से कर रहे थे, अगर आप क्रॉनिकल से कर रहे थे तो क्रॉनिकल को हर महीने लगातार फॉलो करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैगज़ीन जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको जो है लगातार फॉलो करिए, और ये भी समझिए कि उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसमें बहुत सारे संपादकीय जैसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स के काम नहीं आने वाले हैं, मेंस जैसे परीक्षाओं के अनुसार उसको लिखा जाता है कि जो मेंस में जो है जब दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न लिखते हैं उसमें वो काम आते हैं। साथ में जो है बहुत सारे निबंध जो है जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं उनमें वो काम आते हैं। तो ये भी आप तय कर लीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स कब से पढ़ना है। करंट अफेयर्स चूँकि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो हमको जनवरी से ही पढ़ना है, जनवरी के पीछे नहीं जाना है, और ऐसा भी नहीं कि जनवरी को आपको स्किप करना है। जनवरी से मार्च का जो करंट अफेयर्स है इससे मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे? मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में, या मतलब जो है इनमें से वो करंट अफेयर्स जो अब वैलिड नहीं रह गया है या अब वो जो है चर्चा में नहीं रह गया है या उसका रिवीजन हो चुका है, उसका अपडेशन हो गया है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा सूचकांक आया था जो फरवरी में आया था
और फरवरी के बाद आपको पता है कि अगले साल फरवरी में फिर आएगा। वो ऐसे डाटा को आपको पढ़ना है, याद करना है। मान लीजिए फरवरी में जो है किसी कोयला उत्पादन की रिपोर्ट आई या खनिज की कोई रिपोर्ट आई या कृषि की ऐसी रिपोर्ट आई जिसके बारे में आपको अभी तक पता है कि उसका रिवीजन नहीं हुआ, उसका अपडेशन नहीं हुआ है, तो आप उसको पढ़ना है। यानी इसमें आपको अपना जो है कम से कम समय लगाना है। इसके बाद अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, इसमें जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे अप्रैल मई जून में। उसके बाद जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो दिसंबर से कुछ आना नहीं है, यानी जुलाई से नवंबर तक जो 5 महीना होगा, बचे हुए जो है लगभग 60% 70% क्वेश्चन जो है अंतिम 5 महीने से आएगा। यानी जो जितना रीसेंट रहेगा वहाँ से आने की उतनी संभावना है। लेकिन इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि जनवरी का नहीं आएगा, क्योंकि योजनाएं आज भी बहुत पुरानी पूछ ली जाती हैं और ऐसी चीज़ें जो अभी तक चेंज ना हुए होंगी वो पूछ ली जाएंगी। इसलिए आपको पढ़ना जनवरी से है, लेकिन फोकस आपको अंतिम 5 माह पे रखना है। और अप्रैल से जो है अप्रैल मई जून वाला जो करंट अफेयर्स है उसमें से भी आपके 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो है उसमें भी आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना है। इधर जो 5 महीने का अंतिम 5 महीने का रहेगा नवंबर से पीछे तक का, उसमें आपको सेलेक्टिव नहीं पढ़ना है, यही विशेषता है। उसमें आपको हर चीज़ को समग्रता से जो है पढ़ना है, तभी आप ये जो 20 क्वेश्चन के लगभग का जो टारगेट है वो आप जो है अपना इसमें क्लियर कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के बारे में चीज़ें हमने बात कर ली। दूसरा हमारा जो मेजर ट्रम्प कार्ड है वो हिंदी है, या यूँ कह लीजिए कि हिंदी जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर आप हिंदी में 55 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतने जो है गला काट प्रतियोगिता में आप टिक नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से जीएस में आप कितना भी पढ़ लें तो आप 80 85 बहुत ब्रिलियंट हैं, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, तो आप जो है 87 90 तक भी पहुंच जाएंगे माइनस मार्किंग को हटाकर। लेकिन जीएस में अगर आपको नुकसान होता है, आप 80 पे रह जाते हैं, आप 78 पे रह जाते हैं, आप उससे भी नीचे 75 पे रह जाते हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ उबार पाएगी तो वो हिंदी उबार पाएगी। इसलिए हिंदी पर पूरा अपना फोकस बनाकर हिंदी को डेली 1 से 1.5 घंटा, अगर आपकी पहले से तैयारी है तो रिवीजन अगर आप केवल कर रहे हैं तो आप जो है 1 घंटा पढ़िए, और अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हैं या आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम से कम 1 घंटा 30 मिनट आपको हिंदी में देना। 6 टॉपिक हैं, सबसे 10-10 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न 60 नंबर के होते हैं, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। और इसमें भी आप अपना दो करके पकड़ लीजिए, तत्सम तद्भव एक साथ ले लीजिए, विलोम शब्द एक साथ ले लीजिए और उसको जो है आप पढ़िए। हमेशा ध्यान रखिए बस एक चीज़ जो है कि जब भी हिंदी पढ़िए तो क्यूरियस होके पढ़िए कि इसका विलोम ये है तो इसका विलोम और क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक चीज़ का एक ही विलोम होगा। और तत्सम तद्भव में आप जो है क्यूरियस होके पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस शब्द का अर्थ हमको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई ना कोई अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। बहुत सारी जो है मैंने बताई, सबसे सिंपल वाली जो है जो डॉक्टर हरदेव बहारी की जो है डिक्शनरी आती है, आप वो ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्रकाशन है, डिक्शनरी कोई भी ले लीजिए। हिंदी के शब्दों की मीनिंग आपको ज़रूर पता होने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, क्योंकि उसमें आपको हर शब्द का डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तो वो भी आपका वहाँ से कवर होगा। और एक शब्द जब आप खोजते हैं तो उसके इर्द गिर्द आपको 2-4 शब्दों का और ज्ञान होता है, पर्यायवाची का आपका ज्ञान बढ़ता है, साथ में तत्सम तद्भव विलोम सभी चीज़ों का। क्योंकि डिक्शनरी जब आप खोलते हैं तो वहाँ पर ब्रैकेट में आप देखते होंगे कोई शब्द लिखा है, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, सन। इसका मतलब जो है क्या होता है, संस्कृत होता है, यानी ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी एक संस्कृत का शब्द है। तो इससे आपको जो है आपका तत्सम भी पता चल जाता है। तो डिक्शनरी को साथ में लेकर पढ़ेंगे तो जो है आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास ये बुक होगी, अगर नहीं है तो इसको आप मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगी बहुत आसानी से। आपके शहर में भी सभी बुक स्टॉल पे है। इस बुक में क्या है कि हिंदी की जितनी मानक पुस्तकें हम खुद बताते हैं, 10-11 बुक बताते हैं,
उससे ज़्यादा करीब 15 बुक्स हैं, जिसमें से 5 डिक्शनरी, 10 बुक्स हैं, लगभग 15 इस तरह के मानक स्रोतों का ये एक जो है बेहतरीन कंपाइलेशन है। और इसको पढ़ने के बाद कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी 11 फरवरी को इसमें से 59 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 आए थे, जिसको मैंने पूरे प्रमाण के साथ वीडियो में आपको दिखाया था। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, उसमें 60 में 60 पूरे क्वेश्चन आए थे। तो पिछले 3-4 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आरोपी हो चाहे मेंस हो, लगभग 100% क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव वाले इससे आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे कोई तारीफ़ में कसीदे नहीं पढ़ने हैं। आपके पास होगा तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। अगर नहीं है तो अभी भी समय इसको ले लीजिए और इसको एग्ज़ाम तक 4 से 5 बार रिवाइज कर डालिए। ये समझ लीजिए कि हिंदी के लिए आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। हिंदी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो हिंदी ही आपका संकट मोचक है। आपको जो भी जीएस में झटका लगेगा या जीएस का पेपर जैसे कि हर साल अप्रत्याशित आ रहा है, तो उसमें जो भी झटका लगना है, क्योंकि आप ऐसे 10 से 10 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो लगभग सभी के सर के ऊपर से निकल जाते हैं। 2-4 ब्रिलियंट लोग हैं जो आईएएस वाईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनसे सॉल्व हो जाएं। या क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाए भी जाते हैं कि वो विवादित हो जाते हैं, उसमें उत्तर एक से अधिक हो सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और विवादित क्वेश्चंस की आंसर की तो जारी होती नहीं है, तो कुछ पता भी नहीं चलता कि उसमें आयोग ने क्या सही माना क्या गलत माना। आज भी जो है 21 का जो है कोई आंसर की नहीं आई है, जबकि 21 में जो लोग समीक्षा अधिकारी बने थे, हमारे ही जो है 45-46 हमारे ही बैच से बने थे, उन आज तक जो है कभी वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं और कोई आंसर की जारी नहीं की गई। इसलिए जीएस में जो झटका लगता है या जीएस से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई केवल हिंदी कर सकता है। तो हिंदी को आप ये मान लीजिए कि हिंदी आपका बेस है। हिंदी में आपको हर हाल में 55+ जाना होगा अगर आपको 11 लाख लोगों के बीच अपनी जो है प्रीलिम्स में अपने आप को आगे ले जाना है अगले चरण के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। रिवीजन ही सफलता का जो है महामंत्र है या सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए, आप पूरी की पूरी किताब को जो है पढ़ लीजिए, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। क्योंकि इतना कुछ आप एक दिन में, अगर हम ह्यूमन ब्रेन को और उसके एक दिन में देखे गए सोचे गए चीज़ों के बारे में सोचिए कि अगर इसको हम जैसे कंप्यूटर में मेमोरी नापने की इकाई होती है जीबी, अगर हम उसमें कैलकुलेट करें तो हम एक दिन में ही हजारों जीबी का जो है कंटेंट देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं। इस तरह से अगर आप जो है एक किताब को पढ़ रहे हैं, एक नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको 100% चीज़ें कभी भी याद नहीं रहेंगी। और आपका ये लक्ष्य है कि आपको पूरा का पूरा याद रहे। तो उसका तरीका क्या है? आप क्रमिक रूप से जब पढ़ेंगे, क्रमिक रूप से रिवीजन करेंगे। ये आपका जो है मूल पाठ हो गया। आपने पहली बार किसी चीज़ को पढ़ा, पहली बार पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना। पहली बार आपको किसी चीज़ को भी पढ़ना है तो आपको उसको एक कहानी की तरह पढ़ना है। तो मूल पाठ हो गया। उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते बाद उसका पहला रिवीजन होना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं। ये फर्स्ट रिवीजन आपका जो है 1 हफ्ते बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन में जो है आपको क्या करना है, आपको पढ़ते समय हमेशा का अभ्यास रखिए कि हाथ में पेंसिल या पेन जरूर रखिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो यही जो है सही तरीका है शॉर्ट नोट बनाने का। जब आप सेकेंड टाइम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चाहे वो नोट से पढ़ रहे हैं, चाहे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें ही आपको जो है हल्के से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं, वो आप जो है एक रफ में आप सिस्टमैटिक तरीके से उसको लिखते चले जाइए। इस तरह से लिखिए कि केवल आपको समझ में आ जाए। मतलब आपको उसकी कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है, ना कि आपको पूरे सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। फिर एक तीसरा रिवीजन, मतलब ये तो रिवीजन के अगर परपेच में देखेंगे तो ये आपका पहला रिवीजन होगा, इसको हम फर्स्ट रिवीजन कहेंगे। फिर जब सेकेंड रिवीजन हम करते हैं, इसमें कम से कम
1 मंथ का गैप होना चाहिए। सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और फिर कोई नई चीज़ आपके सामने निकल के आती है कि ये मेरे जो है दिमाग में, क्योंकि आपने लगभग 1.5 महीने पहले मूल पाठ किया था और उसके बाद मतलब 1 महीने पहले आपने रिवाइज़ किया था, तो 1 महीने बाद जो है आप उस चीज़ को भूल गए, तो आपको ये निश्चित हो जाएगा कि कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप शॉर्ट नोट बनाएं, आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसी भी आपकी हैबिट हो, वैसे शॉर्ट नोट बनाने से क्या होता है कि जब हाथ चलता रहता है पढ़ते साथ जो है, तो आपको आलस से नहीं आता, आपको नींद नहीं आती, आपको तंद्रा नहीं आती, ये उसका एक जो है सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है। थर्ड रिवीजन जो आपका होता है वो एग्ज़ाम से जो है, जैसी आपने प्लानिंग की है, एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने अभी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था RO के लिए ही, तो उसमें हम लोगों ने 3 रिवीजन के प्लान किए, इसीलिए कि आप पहले में कुछ चूकेंगे, दूसरे में कुछ चूकेंगे, तीसरे तक जो है आपकी वो परमानेंट मेमोरी में जो है चला जाएगा। तो थर्ड रिवीजन में हमको क्या करना है, फिर एक बार अपने सारे जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको पढ़ना है, और फिर आपको मूल पाठ पढ़ना। इसमें वीडियो भी इंक्लूड है, जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं या कोई भी आपने कोई कोर्स ले रखा है जिसमें वीडियो भी है, तो आप वीडियो और जो है नोट्स दोनों का ही रिवीजन करेंगे। यानी आपको 3 बार नोट्स पढ़ना है पूरे एग्जाम तक, 3 बार PDF भी आपको जो है पढ़नी है, और अगर आपने उससे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको भी रिवीजन करना है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो आपके लिए जब आप एग्ज़ाम में प्रश्न देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम में इतने जो है ज़बरदस्त कंपटीशन के बीच अगर अपने आप को आपको मजबूती से खड़ा रहना है और इस कट ऑफ की जो है रेखा को पार करना है, तो आपका रिवीजन सबसे मजबूत होना चाहिए। आप जितना कम पढ़ सकते हो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, आपको 5 बुक्स नहीं पढ़नी किसी सब्जेक्ट की, आप एक बुक को पढ़िए और उसका 5 बार रिवीजन करिए। यही जो है सही तरीका है। और जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं, आप इंटरव्यूज़ देख लीजिए, चाहे हमारे चैनल पे देख लीजिए, चाहे और लोगों के चैनल पे भी इंटरव्यूज़ हैं, सबका एक ही चीज़, सब ने एक ही बात को प्रमुखता दी है कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन। कम से कम आप अध्ययन सामग्री रखिए, एक किताब लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी में केवल महेश बर्णवाल पढ़ते हैं तो उसी को आप 4 बार 5 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करिए। जरूरी नहीं कि आपके पास महेश बर्णवाल भी हो, सविंदर सिंह भी हो, कोई और भी किताब हो, घटना चक्र भी हो और दृष्टि की कोई बुक हो, सब कुछ हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कोई एक किताब लीजिए या जो भी और सबसे बेहतर चीज़ वही है जिसको आपने पहले पढ़ा है उसी पर बार बार फोकस करिए, उसका अच्छे से रिवीजन करिए। और आप अगर इस जो है साइकिल को एक बार फॉलो करके देख लीजिए, आपको सेकंड रिवीजन में ही ये एहसास हो जाएगा कि रिवीजन की ताकत क्या है। आपको जो ये लगता है ना कि मुझे तो याद था और मैंने पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, उसके पीछे यही वजह, किसी की बुद्धि कुंद नहीं होती है, कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं होता है, कोई जो है बिल्कुल जो है बुद्धि से कुंद नहीं होता है। केवल कमी यही होती है, जो लोग ब्रिलियंट दिखते हैं उनका एक ही फंडा है कि वो रिवीज़न पर बहुत अच्छा फोकस करते हैं। रिवीज़न पे उनका जितना अच्छा कमांड होता है, जितनी बार उन्होंने रिवीज़न किया जाता है, क्योंकि माइनस मार्किंग से अगर आपको बाहर निकलना है, माइनस मार्किंग को जो है मात देते हुए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो केवल यही एक तरीका है कि जो कुछ भी पढ़िए उसको डेप्थ में पढ़िए, संपूर्णता से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में उससे जुड़ी हुई और भी चीज़ों को जो है कलेक्ट करके पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न करिए, तो ही जो है आप जो है सफल हो सकते हैं। तो ये रिवीज़न वाली बात जो है सारी बातों में सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम में लगभग 4 महीने या 120 दिन से ज़्यादा ही बचा है, लेकिन हम 120 दिन को ही मान के चलते हैं। 120 दिन बचे हैं।
और अब बिल्कुल सही समय है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा केवल हमारी टेस्ट सीरीज आप लें। आपको जिस पे भरोसा हो, जिस पब्लिकेशन पे भरोसा हो, जिस संस्था पे भरोसा हो, बस करना ये है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जैसे अंग्रेजी की कहावत होती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, एक कहावत और अंग्रेजी की है कि उसका मैं आपको हिंदी में सार बताता हूँ कि जितना आप युद्ध के पहले पसीना बहाएंगे, उतना आपका जो है रक्त युद्ध के मैदान में कम बहेगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आज की डेट में आप में से 70% लोगों की क्या समस्या है, बिल्कुल अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो तो कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप एनालिसिस भी अच्छी करते हैं, आप प्रायोरिटी एरियाज़ भी पढ़ते हैं, आप उच्च कोटि का मटेरियल से पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स आप देख के जाते हैं, और सब कुछ करने के बाद जब एग्ज़ाम में जाते हैं, जब पेपर आता है तो आप पेपर को देखते ही नर्वस हो जाते हैं। या आपने देखा कि 10-12 क्वेश्चंस कठिन हैं और ये मुझे नहीं आते हैं, तो आप एकदम से जो अपना संतुलन होता है वो खो देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है, जैसे ही आप में हड़बड़ाहट होती है, जैसे ही आप थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, होता क्या है, जो आपको 2 घंटे का समय दिया गया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसमें आप जो है समय सीमा में क्वेश्चंस नहीं हल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर टेस्ट सीरीज पढ़ी भी है तो कैसे पढ़ी है, उसको किताब की तरह पढ़ी है। आपने किसी पब्लिकेशन की किताब ले ली और उसमें टेस्ट सीरीज है, आपने उसको जो है अगर लगाया भी है तो आपने वहीं पर ABCD लिख लिया। कभी आपने टाइम मतलब स्टॉप वॉच रखकर या टाइम सेट कर कर आपने कभी टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया है। अगर दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो आप जब अपने रूम पे बैठ के कोई टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम 2 घंटे में 5 मिनट पहले ही अपने एग्ज़ाम को ख़त्म कर दें। अगर कमरे में आप जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप 15 मिनट पहले नहीं उसको कर पा रहे हैं ख़त्म, तो आप जो है एग्ज़ाम के प्रेशर में हॉल में कैसे ख़त्म करेंगे। तो आपको कुल मिला के यही प्रैक्टिस करनी है कि 15 मिनट पहले आप जो है, क्योंकि घर में क्या है, आपको OMR सीट नहीं भरनी है, मतलब उसमें नाम वाम नहीं फिल करना है। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा OMR की फ़ोटोकॉपियाँ करा लीजिए। इंटरनेट पे आप OMR सीट और कितने क्वेश्चन वाली चाहिए ये जो है गूगल पे डालिए, आपको जो है इमेज मिल जाएगी। उसका एक प्रिंट आउट निकाल के उसके मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ करा के रख लीजिए। हमेशा OMR को भर के प्रैक्टिस करिए। तो OMR में जो भरने की गलतियाँ होती हैं, जो बीच का क्वेश्चन छोड़ने की वजह से एक आध क्वेश्चन या सीरियल की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, वो सब भी नहीं होंगी। और प्लस आपको ये अंदाज़ लग जाएगा, जैसे मैं एग्ज़ाम से पहले आपको हमेशा ही सलाह देता हूँ कि 10 क्वेश्चन करिए, 10 को जो है OMR में फिल कर लीजिए, फिर 10 करिए, फिर भर लीजिए, फिर 10-15 क्वेश्चन करिए, फिर उसको OMR में फिल कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आखिरी के 5 मिनट में हम एक साथ सारे भर देंगे, वहीं पर जो है सारी गड़बड़ हो जाती है। तो जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का आप अभ्यास अभी से करेंगे, अभी इतना तो समय है कि आपको बिल्कुल ये नहीं कि रोज़ एक टेस्ट सीरीज लगानी है, लेकिन अभी आपको हफ्ते में एक फुल टेस्ट, हफ्ते में क्या करना है, एक फुल टेस्ट आपको 200 क्वेश्चंस का सॉल्व करना चाहिए। और पूरी ईमानदारी के साथ में घड़ी में टाइमर ऑन करके करिए, निगेटिव मार्किंग के अनुसार अपना स्कोर देखिए। लेकिन अब यहाँ पर एक लेकिन मैं और जोड़ता हूँ, ये जो आप घर में टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं, किसी भी संस्था का आपने लिया है, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, आपको उससे निष्कर्ष नहीं निकालना है। अगर आप उससे निष्कर्ष निकाल लेंगे तो आप बहुत समस्या में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट कठिन भी हो सकता है, टेस्ट आसान भी हो सकता है। हर व्यक्ति का या हर संस्था का टेस्ट बनाने का जो पैटर्न है वो अलग तरीके का होता है। आयोग का बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से आता है। अब आपने घर में प्रैक्टिस की और आपके 200 में मान लीजिए जो है 105 ही नंबर बने, अब आप वहीं पर नर्वस हो जाएंगे। तो आपका स्कोर कुछ भी आए, आपको टेस्ट से क्या चाहिए, टेस्ट से आपको चाहिए
कि आपको निगेटिव मार्किंग में कौन से क्वेश्चन रखने हैं, कौन से छोड़ने हैं, यानी कौन से हल करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, इसका निर्णय लेने की क्षमता आप में डेवलप हो। ये टेस्ट का पहला उद्देश्य होना चाहिए। टेस्ट का दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि टेस्ट देने के बाद आप ये एनालाइज करिए कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन गलत किए हैं, क्या मैंने उसको पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो कितना पढ़ा था, या अभी हमारी कोई कमी रह गई है, जो पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई थी जो आपने गलत किया तो उसको आपको दोबारा अच्छे से पढ़ना है। तो टेस्ट को अगर आप एक सबक के रूप में लेते हैं, टेस्ट को आप अपना इवैल्यूएशन मत मानिए, क्योंकि असली एग्ज़ाम असली ही होता है। कोई कैसी भी टेस्ट सीरीज बना के दे दे, आप उसको असली एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको मॉक टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो केवल जो है एक संकेत मात्र है, भले ही उसका कितना भी अच्छा स्तर हो। तो आपके केवल दो उद्देश्य होने चाहिए कि हम टेस्ट के माध्यम से निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और टेस्ट की जो गलतियां हैं उनसे जो है अपना जो है उसका जो फीडबैक है टेस्ट का, उससे हम ये कैसे जानें कि हमारे कौन सी जो है चीज़ें अभी तैयार नहीं है या कहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो उसका हम जो है रेक्टिफिकेशन करें, हम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसको और रिवाइज करें, जिससे असली एग्ज़ाम में जब वही उसी से जुड़ा सवाल आए तब वहाँ गलती ना होने पाए। तो अभी से आपको हफ्ते में एक टेस्ट कराया जा रहा है। जैसे आप हमारे अगर कोर्स में फाउंडेशन बैच की बात करेंगे तो लगभग आज 2 साल से वो बैच चल रहा है और 2 साल से अनवरत उसमें टेस्ट चल रहा है। हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट ग्रुप में होते हैं, उसके अलावा उनको कोर्स में तो टेस्ट दिया ही गया है। मतलब हमने हजारों प्रश्नों की जो है अगर हम जोड़ लेंगे तो हजारों प्रश्नों का जो है हमने टेस्ट करा चुके हैं हम लोग, हिंदी और जीएस मिलाकर, करंट अफेयर्स मिलाकर, और उनकी व्याख्या सहित हल दिया है। इसीलिए जो हमारे यहाँ 45 सिलेक्शन हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हम आपको पब्लिकली बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, जो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वही हम बताते हैं। तो जितना ज़्यादा अभी से आप अभ्यास करेंगे, हफ्ते में टेस्ट अभी लगाइए एक, और उसके बाद जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाए वैसे वैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए। तो ये आप समझ गए होंगे कि टेस्ट सीरीज ही है जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। सही रास्ते का मतलब ये है नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उससे जो है आपको उबारेगी, आपको एक सुधार का मौका देगी। और सबसे बड़ी तीसरी चीज़, आपको परीक्षा में 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे OMR को भर लेना है, इसका आपको इतनी बार अभ्यास करा देगी कि जब आप परीक्षा में जाके बैठेंगे तो आपके पसीने नहीं आएंगे, आपको बेचैनी घबराहट बिल्कुल नहीं होगी, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना परीक्षा को जो है कर पाएंगे। डिकोड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं। अभी अगला पॉइंट आएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेस्ट के लिए भी बहुत सारी इंक्वायरी आ रही हैं। हम कुल 47+ टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें फुल टेस्ट भी हैं, सेगमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, हिंदी के टेस्ट हैं, जीएस के टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के अलग टेस्ट हैं। इस तरह से कुल 47+ टेस्ट हैं, और इसको हम जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से फिर से अपडेट भी कर रहे हैं। लगभग आपके 4800 प्रश्न इसमें कवर होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी संस्था द्वारा अगर कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई होगी ऑनलाइन, तो इससे बड़ी जो है टेस्ट श्रृंखला जो है अभी तक किसी ने जो है आपको नहीं दी होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल उचित समय है टेस्ट से जुड़ने का, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप RO टेस्ट लेकर इन दोनों किसी में नंबर में से किसी पर भी व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको जो है रिप्लाई में बता दिया जाएगा। टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेस्ट ऐप के माध्यम से होता है, उसमें आप मल्टीपल टाइम्स एक ही टेस्ट को दे सकते हैं, यानी टेस्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको जो है उसकी पूरी सॉल्व व्याख्यात्मक हल सहित PDF दी जाती है, और व्याख्यात्मक हल का मतलब ये है कि उसमें इतना सफिशिएंट व्याख्या जो है दी रहती है कि वो आपका पूरे उस टॉपिक को कवर कर देती है, यानी कि वो पूरा एक नोट्स है, उसको आप एक नोट्स मान के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है, जो अंतिम पॉइंट है, वो आपका है कि आपको हर हालत में ये सारी चीज़ें तो करनी है, लेकिन साथ में अपना
उच्च मनोबल रखना है और 4 महीने को, जो आने वाले 4 महीने, इसको एक तपस्या मानकर, अभी आपसे कुछ भी गलती हुई हो, किसी वजह से भी नहीं पढ़ा हो, चाहे वो जेन्युइन रीजन हो, चाहे वो नॉन जेन्युइन रीजन हो, चाहे वो कोई लापरवाही हो, कुछ भी रहा हो, इन सब चीज़ों में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको कहीं से भी अपने आप में कोई गिल्ट या अपराध बोध नहीं लाना है। ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, चाहे स्वयं की गलती की वजह से, चाहे कोई परिस्थिति जन्य परेशानी रही उसकी वजह से, लेकिन अब हम कम से कम ये आने वाले 120 दिन को जो है एक तपस्या मानकर, एक व्रत मानकर ले। आज से ही आप अपना जो है एक बार फिर से सारा शेड्यूल तैयार करिए। आपको जीएस कम से कम 5 घंटे जीएस पढ़ना है, 1 घंटा लगभग जो है आपको 1 से सवा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा आपको जो है क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। ये तो इनके लिए है जो फुल टाइमर्स हैं। ये मिनिमम की बात की, आप पढ़ने को 10 घंटा भी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़िए उतना ही जितना ग्राह्य हो, जितना आप ग्रहण कर सकें। कभी कभी क्या, वही मैंने कहा ना शुरुआत में कि अति बुरी है। आप 15 घंटे पढ़ के और 5 घंटे पढ़ के अगर आपको अच्छे से चीज़ें रिटेन होती हैं तो 5 घंटे पढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ना कि 15 घंटे। तो अपनी प्रकृति को पहचानिए कि आप कितना पढ़ के कितना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के घंटे जो है ये कभी निर्धारित नहीं हो सकते हैं। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी क्षमता होती है चीज़ों को पढ़ने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को याद रखने की। तो सामान्य रूप से मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 8 घंटा जो है फुल टाइमर को पढ़ने चाहिए और कम से कम 5 घंटे जो है जो लोग पार्ट टाइमर हैं, नौकरी वाले हैं या जो है किसी तरह की जो है उसमें हैं, उनको पढ़ने चाहिए। तो पढ़ाई के घंटे बिल्कुल भी माने नहीं रखते, माने रखती है पढ़ाई की सघनता। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको कितनी डेंसिटी से, कितनी डेप्थ से, कितनी समझ के साथ में और कितनी जागरूकता, कितनी अवेयरनेस के साथ में पढ़ रहे हैं, ये माने रखती है। कुछ भी पढ़िए, उससे अपने सिलेबस को और आज के करंट अफेयर्स को ज़रूर लिंक करके देखिए, या करंट अफेयर्स पढ़िए तो उससे जीएस को लिंक करके ज़रूर सोचिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो यही है कि कोई स्टैटिक चीज़ है उससे करंट को लिंक किया जा रहा है, कोई करंट अफेयर्स की घटना है उसको जीएस को लिंक करके पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो ये तो घंटे के बारे में हो गया कि मतलब कितना पढ़ना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी अपनी है, 4 घंटे वाला भी पढ़ने वाला भी आरओ बनता है और 14 घंटे वाला भी नहीं बन पाता है। तो हम कितनी स्मार्टली पढ़ रहे हैं और हम कितना रिटेन कर पाते हैं और परीक्षा में कक्ष में हम कैसा जो है आउटपुट दे पाते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं आपको सफल बनाने में। केवल एक चीज़ का कोई भी योगदान ऐसा नहीं है जो आपको बता दिया जाए कि ये कर लीजिए और आप जो है प्री पास हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ही जब 5 चीज़ें बताई हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है बनाती हैं। मेरा जो तपस्या लिखने का मतलब ये है कि आने वाले समय में नवरात्रि है, दशहरा है और दीपावली का त्यौहार है, रक्षाबंधन है, तो कई सारे जो है त्यौहार आ रहे हैं और उसके अलावा लास्ट में जो है शादी ब्याह का सीजन वगैरह भी आ जाता है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि कई सारे हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आगे मौजूद हैं। आपको 10 से 5 दिन जो है ऐसा रहेगा कि आप जो है किसी न किसी जो है उस त्यौहार के कारण या जो है उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना आप डेली पढ़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए अभी से इसकी प्लानिंग करके चलिए कि हमारे आप अपने दिन जो है, इसीलिए मैंने 120 दिन कम करके ही उसमें बताए हैं कि 120 दिन आपके पास मिनिमम बचे हुए हैं और 120 दिन के हिसाब से अपने आप को प्लान करिए और थोड़ा सा अपना जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाइए। जो लोग नौकरियों से छुट्टी ले सकते हैं तो अभी तो ना लें, लेकिन ऐसा प्लान कर लें अभी से कि आपको 1.5-2 महीने पहले छुट्टी ले लेनी चाहिए और किसी भी तरह से अपने आप को खाली करके पढ़ाई की तरफ अधिक से अधिक मोड़िए। यही आपकी जो है तपस्या है। ठीक है, तो जो तपस्या शब्द है वो यही है कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए, सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करिए, जितना ज़रूरी हो इंटरनेट से पर्याप्त दूरी रखिए और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी काम नहीं है आपके पास, बहुत ज़रूरी जो फंक्शन नहीं है, जो समारोह नहीं है, उनमें भी बचिए जाने से,
क्योंकि सब कुछ जीवन में बाद में भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में भी की जा सकती हैं, लेकिन ये जो सुअवसर आपके सामने है ये बार बार नहीं आएगा। अब आप आरओ आएगा भी तो अगले साल 2025 में कहीं अंत तक आए तो आए, नहीं तो 26 में आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं समीक्षा अधिकारी की जो है जब वैकेंसी बार बार नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में, और आपको ये समझ लीजिए कि आपको जो भगवान ने भी बार बार मौके दिए। 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और उसके बाद सभी को उम्मीद थी कि जून जुलाई में एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन जून जुलाई में ना रख के एग्ज़ाम कब रखा गया, दिसंबर में। मतलब आपको जो है, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, उन्होंने भी पर्याप्त समय दे रखा है कि आप जो है अपनी चीज़ों को सुधार सकें, फिर से जो है चीज़ों को स्टार्ट कर सकें, अपनी गलतियों को आपको रेक्टिफाई करने का अवसर बार बार मिल रहा है। लेकिन अगर आप बार बार चूक रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है इसको एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ उन सब की चीज़ों के गिल्ट में मत आइए, उन सब चीज़ों को छोड़िए। अब आपको क्या करना है, आपको अब नए सिरे से सोचना है और ये मन बना लेना है कि अगला 4 महीना, पिछला समय कैसा भी बीता, अगला 4 महीना जो है बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से, प्लान्ड वे में, बिल्कुल हर चीज़ आपकी प्लान्ड होनी चाहिए पहले से कि हमको आज इतना पढ़ना है, आज हमको ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। आप समय में मत तुलना करनी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है तो आपको वो चैप्टर ख़त्म करके ही आपका दिन समाप्त होना चाहिए, उसको अगले दिन के लिए हमको नहीं टालना है। जब आप इस अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और बिल्कुल भी मन में निराशा किसी चीज़ को ना लाइए। सबसे बड़ी चीज़ जो है इंसान का मनोबल होता है। अगर आपका मनोबल ऊंचा रहा और आप मेहनत करते रहे, सही दिशा में मेहनत करते रहे, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े तो आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है आप सफल नहीं होंगे, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को जो है लो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना है और पूरी जो है जितना भी आप परिश्रम कर सकते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता हो, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जितनी भी मेहनत करें, आपको आपकी मेहनत का जो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट जो है फल है वो ईश्वर आपको दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा जो है लंबा वीडियो खींचने की बजाय आज मैंने केवल जो है पढ़ने पर जो है फोकस करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको अन्य चीज़ें भी जाननी है, बुक्स के बारे में जानना है, और चीज़ें जाननी है, परीक्षा के बारे में जानना है, प्रीवियस ईयर में कैसे कट ऑफ वगैरह थे, तो मेरे बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।